कर्नाटक प्रदेश के बेलगावी के रहने वाले 13 सदस्य होते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए 26 जनवरी 2025 को वहां से चलते हैं। और यहां जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उनका मेन मकसद था कि मौनी अमावस्या पर वो स्नान करें। इन्हीं सदस्यों में से एक लड़की होती है जिसका नाम मेघा होता है। मेघा की उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद अपलोड कर दिया और लोगों को एक संदेश दिया। उसने कहा कि कुंभ के मेले में यहाँ बहुत भीड़ है, इसीलिए संभव हो तो आने से बचें। हालांकि आप आना चाहते हैं तो कृपया सावधान रहें। एक दूसरा हाथ थाम रहे। दरअसल ये वीडियो जब उसने वीडियो के माध्यम से लोगों को संदेश दिया तो यह संदेश लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वायरल होने के पीछे एक वजह होती है मेघा, जिसकी उम्र 24 साल होती। वो महाकुंभ में उस भगदड़ में मारी जाती। ना केवल मेघा मारी जाती है बल्कि वो 13 सदस्य जो आए थे उसमें से उसकी माँ भी आई थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। ज्योति और मेघा जब ये दोनों मारे जाते हैं इस भगदड़ में तो ये कहानी, यह घटना, ये सोशल मीडिया पर इसीलिए वायरल हो जाती है क्योंकि कुछ समय पहले इस लड़की ने यह संदेश दिया था, मैसेज दिया था कि थोड़ा संभल कर रहें। कर्नाटक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब ये बात पता चलती है तो कर्नाटक के 4 लोग इस भगदड़ में मारे जाते हैं। उनको लगने लगता है कि अधिकारियों को विशेष विमान की व्यवस्था की जाती। यह लड़की तो चली जाती लेकिन यह पता चलता है कि वहाँ यानी कि संगम तट पर ही नहीं बल्कि एक और जगह थी जूसी, वहाँ भी एक हादसा हुआ था। और यह हादसा भी कोई कम बड़ा नहीं था। दरअसल एक हादसा था जो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रहते, लेकिन जूसी के इस हादसे के बारे में वायरल हो रहा था। लोग उसके बारे में जाने, किसी को कानों कान तक खबर नहीं पहुंची। लेकिन एक पत्रकार अचानक जैसे वहां पहुंचता है ये मामला भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से साथ वायरल होने लगता है। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे हादसे में हुआ क्या था। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में जूसी में एक स्टॉल लगा हुआ था हल्दीराम कंपनी का और इस स्टोर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था लार्जेस्ट स्नैक्स कंपनी ऑफ इंडिया। जैसे ही इसका एक छोटा सा क्लिप होता है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ी भगदड़ सी यह जो वीडियो था वह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और इस वीडियो की खबर लग जाती है एक ललन टॉप के एक पत्रकार को। ललन टॉप के पत्रकार ने जैसे ही इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए उन्होंने इसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन उस वक्त पर यानी कि 29 जनवरी 2025 की रात करीब 12 बजे के आसपास तक इस हल्दीराम इस स्टॉल के पास पहुंच जाते, जो एक काफ़ी बड़ी दुकान से भी काफ़ी बड़ा था उसकी साइज। जब वहां पहुंच जाते हैं तो पहुंचते पहुंचते रात 12 बज जाते। 29 जनवरी 2025 की रात 12 बजे, अब कुछ देर में 30 जनवरी की रात शुरू होने वाली थी। जैसे वहां पहुंचते हैं तो जेसीबी मशीन के माध्यम से कुछ और मजदूर लोग भी काम कर रहे थे। पुलिस वाले भी देख रेख में लगे हुए थे। कुछ लोग वहां वीडियो बना रहे तो कुछ लोगों का रेला जो आ रहा है और जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो वहाँ लोगों के चप्पल, शॉल, कपड़े, बैग इस तरह पड़े हुए थे जो उनको एक साथ ऐसे इकट्ठे करे थे जैसे कि कहीं से रेत या कोई मिट्टी का टीला होता है, उसको जेसीबी मशीन से आगे बढ़े थे। इस हिसाब से वो पूरा का पूरा जो मलबा था, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में हज़ारों की संख्या में चप्पल थे, हज़ारों की संख्या में कपड़े थे, हज़ारों की संख्या में सामान था, उसको मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे थे, ट्रक भर रहे थे। तभी पत्रकार ने पूछा कि भैया यहाँ कब से भर रहे हो? तो उसने कहा कि शाम 6 बजे से 7-8 ट्रॉली यहाँ से इस तरह से जो सामान है वो यहाँ से भेजे चुके हैं। जैसे ही पत्रकार ने यह देखा तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि लोगों को तो लग रहा था कि संगम तट पर ही हादसा हो, लेकिन यहाँ तो शायद उससे बड़ा हादसा था क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोगों के जो सामान थे वो यहीं पर छूट गए थे और उनको ढोने के लिए, उनको ले जाने के लिए, उनको फेंकने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा था। जगह जगह कैंटर खड़े हुए थे, जो कैंटर में वो भरा था जा रहा था। आखिरकार जो नज़र पड़ जाती है यहाँ से आसपास में यानी कि ठीक पास में एक चौकी होती थी। चौकी को तो भीड़ की वजह से उससे तहस नहस हो जाती।
उसके जो अवशेष थे वो अवशेष ही बचते, बाकी तो चौकी वहाँ रहती नहीं है। लेकिन ठीक उसके बराबर में जो था ये हल्दीराम का स्टॉल था। हल्दीराम के स्टॉल के पास जैसे ही ये पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद एक लड़की जिसका नाम नेहा ओझा था, नेहा ओझा ने जैसे ही पत्रकार को देखा तो पत्रकार पर वो भड़क जाती है। कहते हैं कि तुम्हें पहुँचते पहुँचते इतना वक्त लगा। पत्रकार ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि बहन हमें माफ़ कर देना, हमें जानकारी नहीं थी, जैसे ही जानकारी मिली मैं अकेला यहाँ पहुँच गया। यानी कि अगर भारतवर्ष की बात करें तो तमाम मीडिया चैनल, तमाम अखबार, तमाम सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकार, लेकिन महज एक पत्रकार थे जो ललन टॉप के पत्रकार थे। उन्हें भी 29 जनवरी 2025 की रात करीब लगभग 12 बजे का समय हो जाता है। ठीक इस घटना के 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है। जो पहली घटना होती वह 28-29 जनवरी की रात होती है, और जब ये पहुंचते हैं तो इस घटना के लगभग 24 घंटे के बाद पहुंचते हैं। वहां जाकर अब जब इन्होंने देखा, उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की तो लड़की गुस्से में तो थी। लड़की से पूछा कि यहाँ बेटा हुआ क्या था, तुमने अपनी आंखों से क्या देखा। उस लड़की ने कहा कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा 29 जनवरी 2025 की सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक इस तरह भगदड़ थी। महज 2 पुलिस वाले थे। लोगों का रेला जिधर चारों तरफ से रास्ते जैसे बंद हो गए और लोग एक जगह फंस गए थे। लोग निकलने की वजह से आपस में भगदड़ मच जाती है। उनको स्टॉल के पास भी कुछ लोग आ जाते और कई लोग थे जो उनके स्टॉल में के अंदर भी आ गए थे। लगभग 6 लोगों की गिनती तो उसने अपने आप से की थी जो उसके स्टॉल के अंदर मर चुके थे। बाकी कई ऐसे लोग थे जो घायल थे, उन्होंने पानी पिला रही थी, किसी को कुछ खिला रही थी। उसके बाद जो ये जिम्मेदारी थी ये पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो लड़की रोते हुए कहने लगती है कि 1,80,000 उसके गले में रखे हुए थे। 1,80,000 भी किसी ने चोरी कर लिए। कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड या सामान यहाँ पर छूट गए। यहाँ पर रखे हुए आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। इसी बीच जो उसका स्टॉल का मालिक होता है वो भी मौके पर पहुँच जाता है। वो मौके पर आने के बाद कहता है कि साहब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इस हादसे में, यानी कि संगम तट का हादसा अलग है और ये जूसी का हादसा बिल्कुल अलग है। यहाँ कम से कम 24 से 25 लोग तो मारे ही गए होंगे, ना जाने कितने लोग घायल होंगे। आखिरकार इस मामले को ऐसा क्यों दबाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वह काम हम लोग कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे। पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। हमारी दुकान पूरी की पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। कैसे ये सामान वापस आएगा, कहाँ से आएगा। इस तरह की बातें करते करते कभी लड़की रोने लगती है तो कभी वह आदमी रोने लगता है। लड़की की आवाज़ बिल्कुल पूरी तरह से बैठ चुकी थी। तभी लड़की ने अपनी बातचीत में कहा कि वह पढ़ाई करी थी, उसके जॉब का एक ऑफर मिला, कुछ दिनों के पार्ट टाइम जॉब थी। उसे लगा कि यहाँ आकर कुछ वो पैसा कमा लेगी, लेकिन अब वो 1,80,000 जो उनके गले से निकल चुके थे, चोरी हो चुके थे। आखिरकार वह कैसे पैसे का इंतजाम करेगी, कैसे नहीं करेगी। इस तरह की बातें बताते बताते जाहिर सी बात वह परेशान होने लगती है। लेकिन जो इलाका था, जो जगह थी जहाँ पर बहुत सारे बड़ी तादाद में लोगों के सामान, चप्पल, शॉल, कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, उनको जल्दी जल्दी साफ़ करने की कोशिश की जा रही थी ताकि किसी पत्रकार की नज़र न पड़े। लेकिन ललन टॉप के पत्रकार की नज़र पड़ी। वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तो इसे लाखों की संख्या में लोगों ने देखा, जानने की कोशिश की आखिर यहाँ क्या हुआ होगा और कितने लोग इस हादसे में गए होंगे। साथ ही जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चल रहा था तभी एक पत्रकार आगे बढ़ता है। जूसी थाना क्षेत्र का ही इलाका है। दिल्ली से आई संजना देवी और उसकी एक बहन होती है। बहन उसे मिल नहीं पा रही थी। वह अपनी बहन से 100 मीटर दूर थी और 100 मीटर दूर जब स्थान पहुंचती है तो वहां जाने के बाद उसे पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है और वो वक्त लगने में वो लड़की रोने लगती है। आखिर अपनी बहन तक वो पहुंच जाती है, लेकिन 2 दिन से वह अपनी माँ को ढूंढ रही थी। दोनों बहनें माँ नहीं मिल पाती और माँ को याद करके उसके बारे में सोच कर वो रो रही थी। जब पत्रकार ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, उस लड़की ने कहा मेरा नाम संजना है और मेरी माँ क्रांति देवी, जो क्रांति देवी 2 दिन से लापता है। हमने कुछ भी नहीं खाया,
हम कुछ परेशान हैं। प्रशासन से पूछते हैं तो कहते हैं कि 14 नंबर पुल पर चले जाओ, और या फिर बात करते हैं तो 18 नंबर पर चले जाओ। एक दूरी पार करने में कितना मुश्किल काम है जब ये रात में हादसा होता है। यानी कि सुबह का वक्त जब हादसा हो रहा था तो उस हादसे की वह शायद चश्मित गवाह होती हैं। वो बताती हैं कि जब चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए थे, ऐसी स्थिति में कहाँ से निकले यह समझ नहीं पा रहे थे। और लाखों लोग एक साथ जब चले तो जाहिर सी बात है आगे क्या हुआ होगा। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की गोद में दम तोड़ देते थे। इस तरह की वो बातें करती हैं। तो हालांकि कुछ लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और सरकार को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो कोई जानबूझकर कोई हादसा नहीं करेगा। यह हादसा अचानक हुआ है और इसके मामले में जांच होगी। जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का भी खुलासा हो जाएगा। ऐसे ही गोरखपुर के उनवल के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले 27 जनवरी की सुबह 5 महिलाएं और 3 पुरुष होते हैं। वह बुलेरो कार से सीधा स्नान करने के लिए पहुंचा थे। जैसे ही 28 और 29 की रात संगम तट पर यह स्नान करने के लिए जा रहे थे, अचानक से भगदड़ मच जाती। इन 8 लोगों में से जो एक पुरुष होता है जिसका नाम पन्ने निषेध होता है और एक महिला का नाम होता है नैगिना देवी, दोनों की भगदड़ में मौत हो जाती। बाकी के जो इनके 6 सदस्य होते हैं उनको जब इस घटनाक्रम की सूचना घर वालों को दी तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में ही बिहार के गोपालगंज जिले के अलग अलग जगहों के 4 महिलाएं होती हैं। एक का नाम क्रांति देवी होता है, एक का नाम तारा देवी होता है, एक का नाम सरस्वती देवी होता है, एक का नाम शिव काली देवी होता है। वो जो भगदड़ मची रात 28 और 29 जनवरी 2025 की रात को, उस भगदड़ में गोपालगंज बिहार के 4 महिलाएं जब मारी जाती हैं। महिलाओं में शिव काली देवी की 4 बेटियां होती हैं, 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम छोटन होता है, दूसरे का नाम राहुल होता है। राहुल विदेश में रहकर नौकरी करता है और छोटन जो होता है वो पुणे में रहकर नौकरी कर रहा था। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मां इस हादसे में मारी जा चुकी हैं तो दोनों ही बेटे अपनी मां के अंतिम दर्शन करने के लिए चले आते हैं। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। इस तरह की कहानी है मऊ जिले की। मऊ जिले का थाना लगता है गोपागंज और गोपागंज थाने का एक गांव लगता है फतेहपुर ताल दर्जा। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक महिला होती हैं जिसका नाम प्रभावती राजभर होता है। उनके पति होते हैं लाला राजभर। दरअसल इन्होंने एक प्लान बनाया था कि हम भी कुंभ में जाएंगे, स्नान करके आएंगे। तो बेटी होती है, बेटी कहती है कि माँ मैं लगातार टीवी पर देख रही हूँ, मोबाइल पर देख रही हूँ, अखबारों में भी आ रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको नहीं जाना चाहिए। माँ यानी कि प्रभावती राजभर और जो पिता होते हैं लाला राजभर, वो कहते हैं कि गांव से कई सारे लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग भी चले जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, इसीलिए तुम घर पर हो और हम लोग चले जाते हैं। अब यहाँ से ये चले तो जाते हैं, लेकिन 28-29 जनवरी की रात जब ये भगदड़ मचती है, हादसा होता है, तो उसमें प्रभावती राजभर जो जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, वो उस भगदड़ में मारी जाती और पति लापता हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए 29 जनवरी का पूरा दिन ढूंढा गया और बताया जाता है कि शायद 30 जनवरी को भी उसे मिल नहीं पाए थे। जब इस बात की सूचना बेटी तक पहुंचती है तो बेटी मीडिया वालों के सामने रो रो कर ये बात बता रही थी कि उनके जाने से पहले उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, माँ पापा मत जाओ, लेकिन गांव के बाकी लोग जा रहे थे। बाकी लोगों के साथ वो चले जाते हैं और गांव के जो बाकी लोग थे उन्होंने ये सूचना दी तुम्हारी माँ मर चुकी है, पिता तुम्हारे लापता हैं, उन्हें हम लेके आ रहे हैं। इस तरह की बातें कहानी चाहे लखनऊ की मंजू की हुई हो। मंजू अपने पति के साथ त्रिभुवन नारायण जो कि एक इंजीनियर भी बताए जाते हैं और उनके साथ वो गई हुई थी। और इसी भगदड़ में जो मंजू देवी हैं वो तो मारी जाती है, लेकिन त्रिभुवन घायल हो जाते हैं। बच्चों ने भी इनको रोकने की कोशिश की थी। माँ ने माँ को कहा था कि माँ एक बेटा बेटी की मत जाओ, वहाँ पर भीड़ हो रही है, लेकिन पता नहीं उन्होंने जिद पकड़ ली और मंजू देवी भी इस हादसे का शिकार हो गई थी। ऐसे बिहार के औरंगाबाद रहने वाली राज रानी देवी जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, गांव उसका सोसुना होता है और इसी ज़िले यानी कि बिहार के औरंगाबाद ज़िले के गांव मानपुरिया हो जाती है। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो लोगों के सामने शायद कभी आ भी जाएगी या
आ पाएगी या नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये महाकुंभ का जो मामला था, इसमें जो भगदड़ मचती है उसमें ज़िंदगी भर तक का उनके लिए दर्द बन जाता है। हालांकि इस दर्द को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करने की आदेश दी और ये भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उस दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो मरने वाले हैं मृतक आश्रितों के परिवारों को लगभग 25-25 लाख का अनुदान भी दिया जाएगा, उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा, ताकि हालांकि वह जो मरता है उससे भरपाई तो नहीं होती है, लेकिन सरकार ने उनके जख्मों पर थोड़ा बहुत मलहम लगाने की कोशिश की ताकि जो दिक्कत परेशानी। अब इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक मामला था जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। अलग अलग क्लिप्स हैं, चाहे वो डीएम की क्लिप्स हो, चाहे वो एएसपी की हो या डीआईजी की हो या कमिश्नर की हो, जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही हैं जिस एसपी यह कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं मचती है, जबकि डीआईजी को देर शाम यानी कि 29 जनवरी 2025 की देर शाम यह कहने पर यह के लिए कि मजबूर होना पड़ता है कि 23 लोगों की मौत हो चुकी, 25 की पहचान कर ली गई, 90 जिसमें घायल हैं और एसएसपी के बयान से एकदम विरोधाभासी होता है। कमिश्नर भी कहते हैं कि जल्दी जल्दी उठो, जाकर स्नान करके आओ, भागदड़ मचने वाली है। इसका मतलब इन लोगों को पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। काश इन्होंने सही से इंतजाम किए होते हैं और क्या इनके ऊपर जो इनकी जो सवाल खड़े होते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इन जिस तरह से कि बड़ी संख्या में बड़ा अच्छा खासा गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा किया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी व्यक्ति को यहाँ आने पर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन ये बताया जाता है कि प्रशासन का जो ध्यान था पूरी तरह वो वीवीआईपी जो ऑपरेशन आए थे, वीवीआईपी जो लोग आए हुए थे, बस उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान था। आम लोगों की जो सुरक्षा थी उनके खुद के भरोसे थी और शायद यही वजह थी कि भगदड़ मच जाती और कई लोग इस भगदड़ में मारे जाते और कई लोग इस भगदड़ में घायल हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहो अपने ख्याल रखें। अगर महाकुंभ में जाए तो अपने साथियों के साथ रहे और कोशिश करें कि किसी भी तरह की आवाज़ से बचने की कोशिश करें। और जब भगदड़ इस तरह की कोई बात होती है तो कोशिश की जाए कि किनारे पर जाने की कोशिश करें। और हालांकि जब हादसे होते हैं तो वो रुकते भी नहीं हैं। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा, कोई नहीं होगा, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके और अपने मित्रों तक शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।